हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एज ऑफ एलिजाबेथ, मीन्स एलिजाबेथन एज। अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया है, स्टार्टिंग से बताते हैं। सबसे पहले हमने की थी एंग्लो सैक्सन एज, इनका टाइम पीरियड लिखना है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आपको इसका टाइम पीरियड लिखना है कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले हमारी एंग्लो सैक्सन एज, उसके बाद एंग्लो नॉर्मन एज, देन मिडल एज और देन 15th सेंचुरी। ठीक है, ये 15th सेंचुरी यही सेम है, मिडल एज दोनों सेम है और इनका क्या नाम है, मतलब आप सिर्फ टाइम पीरियड लिख देना। फिर आती है हमारी रेनेसा। ठीक है, ये रेनेसा जो है ना, इसका टाइम पीरियड के बारे में कन्फ्यूजन है। 1550 से लेके कोई तो ये बता रहा है 1660 तक, और कई जगह ये है 1500 से लेके 1600 तक। ठीक है, 1500 से लेके 1600 तक। और ये जो रेनेसा है और एज ऑफ एलिजाबेथ है, ये क्या अलग अलग है? नहीं, इसने जो रेनेसा एज है ना, इसने अपने अंदर इनको सबमर्ज कर रखा है, इसमें डिवाइडेड है। एक एज ऑफ एलिजाबेथ आती है, अगर हम इसको टाइम पीरियड 1550 से लेकर 1660 तक माने तो उसमें प्यूरिटन एज भी आ जाएगी रेनेसा एज में। एज ऑफ एलिजाबेथ प्लस प्यूरिटन एज। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगी? रेनेसा में। अगर हम इसका टाइम पीरियड 1500 से लेके 1600 तक माने, फिर सिर्फ हमारी एज ऑफ एलिजाबेथन और इससे पहले का जो हमने अभी किए थे अर्ली ट्यूडर्स और प्री एलिजाबेथन लिटरेचर। ठीक है, इनका टाइम पीरियड लिखो, एंग्लो सैक्सन का, एंग्लो नॉर्मन का और मिडल एज। ठीक है, तो हमारी इस एज का क्या टाइम पीरियड है? एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड हमारा 1558 से लेके 1603। ठीक है, टाइम इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। एज ऑफ एलिजाबेथ, ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 1558 से लेके 1603। इसको एज ऑफ एलिजाबेथ क्यों बोला गया है और एलिजाबेथ कौन थी? ठीक है, द नेम ऑफ द एज नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, ये क्वीन एलिजाबेथ थी और ये किसकी डॉटर होती हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था। ठीक है, वहाँ पे रिफॉर्मेशन वाले लेक्चर में करवाया मैंने। वहाँ पे क्या था, जो हेनरी 8th होते हैं उसके 3 बच्चे होते हैं, एडवर्ड 4th, क्वीन मैरी जिसको ब्लडी मैरी बोला गया, और थर्ड कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, उनके नाम के ऊपर इस एज का नाम पड़ा है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है वो भी जैसे ही ये राजगद्दी संभालती हैं तो ऐसे ही इनका टाइम पीरियड स्टार्ट कर दिया जाता है। जो 1558 में क्वीन एलिजाबेथ केम इनटू राइन, ठीक है, उनका शासन यहाँ से शुरू हो जाता है और 1603 में ख़त्म होता है। ठीक है, क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इस एज का, मतलब इस नेम ऑफ द एज क्या सिग्निफिकेंस है और ये एज, इसका क्या टाइम पीरियड है, ये समझ आ गया ना। तो इस एज को और क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक एज आती है हमारी मिडल एज, जहाँ पे हम उसको क्या बोल रहे हैं? बैरन एज बोल रहे हैं, एज ऑफ डार्कनेस बोल रहे हैं, और इसको गोल्डन एज क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? वहाँ भी हमने देखा था ना, क्या रीजन थे, क्या रीजन थे कि वो एज ऑफ बैरननेस नहीं, एज ऑफ बैरन या नॉन प्रोडक्टिविटी है, कोई राइटर नहीं है, मेजर राइटर नहीं है, मतलब राइटर तो है, मेजर राइटर नहीं है, और ये एज गोल्डन एज बोल दी गई है। इसके पीछे भी हम रीज़न देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो वार ऑफ रोजेज या लाइक रिवोल्ट चल रही थी, ठीक है, वो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो वहाँ पे कुछ खास डेवलपमेंट हो नहीं पाती। ठीक है, तो अब यहाँ गोल्डन एज में क्या होता है, जो क्वीन एलिजाबेथ हैं वो एक इम्पोर्टेंट रूलर होती हैं। वो क्या करती हैं, जो मेन स्टेप्स लेती हैं, वो इंग्लैंड को एक मेजर एज ए कंट्री, एज ए स्टेट, उसको डेवलप करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, उसकी मतलब ना कि आर्ट और लिटरेचर में ही, एज ए नेशन भी वो काफ़ी अच्छा एस्टेब्लिश्ड होता है यहाँ पे। तो क्या रीज़न थे इसके और क्या क्या क्वीन एलिजाबेथन ने किया है, जिसकी वजह से इसको गोल्ड एज बोली गई है, गोल्डन एज। ठीक है, सबसे पहले इनके फादर थे हेनरी 8th, उन्होंने इस
इसके लिए पहले ही कुछ कदम उठा दिए थे, मतलब वो माइनर सा था, इतना मतलब अप्लाई नहीं हो पाया। लाइक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी मैंने बता चुकी हूँ क्या होता है ये, क्या था ये, मतलब वो बोल रहे थे किंग को हेड समझो, समझो नहीं मानो, और जो नहीं मान रहे थे उनको वो एग्जीक्यूट कर रहे थे। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1529 में आता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, जो हमारे इंग्लिश ट्रांसलेटर होते हैं ना, क्रैमर, वो लेके आते हैं, उनकी ट्रांसलेशन को बोला गया बुक ऑफ कॉमन प्रेयर 1549 में होती है। इससे क्या होता है, जो हमारी बाइबल होती है ना, कॉमन मैन तक पहुंच जाती है। जो उसमें लिखी हुई जो आइडल्स फ्रेजेस हैं, या उसमें जो सरमन्स हैं, जो अच्छी बातें लिखी हुई हैं, वो सबको पता चल जाता है, ना कि ये सिर्फ चर्च और क्लर्जी तक सीमित नहीं रहती, कॉमन मैन तक ये बाइबल पहुंच जाती है। तो फिर क्या होता है, इससे एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आती है, ठीक है, मतलब ये बेस तैयार करती है। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर प्रिपेयर्ड ए ग्राउंड फॉर एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड दिस लीड्स टू एलिजाबेथन सेटलमेंट। कैसे, जो बाइबल है कॉमन पीपल तक पहुंच चुकी है, अब यहाँ पे कोई भी मतलब ना कोई हायर अथॉरिटी बचती है ना कोई लोअर, लाइक ना कोई चर्च अपने आप को सबसे ऊपर समझ रही है और कॉमन मैन को अपने नीचे समझ रही है, मतलब थोड़ा बैलेंस आ जाता है सोसाइटी में, पीपल को थोड़ा सिक्योरिटी महसूस होने लगती है। तो इसको एलिजाबेथन सेटलमेंट बोला है, और जो मतलब कब बोला है, जब वो एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पास करती हैं क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। फिर आता है एक्ट ऑफ पैट्रनशिप। क्वीन एलिजाबेथ हैं जो, वो क्या बोलती हैं, वो अपने नाइट्स को, नोबल्स को बोलती हैं, आप स्कॉलर्स को अपने जो किंगडम में है इनवाइट करो उनको, और उनको मतलब सैलरी दो, ताकि वो कुछ अच्छा लिख सके, अपनी लाइफ को अच्छा बनाए, और उनकी लाइफ अच्छी होगी तो वो सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक है। उनको इनवाइट करो, उनको लाइक उनको शरण दो अपने दरबार में, ठीक है, और वहाँ पे सैलरी मतलब फिक्स कर दी जाती है। पैट्रन सैलरी 300 पाउंड पर ईयर, ठीक है, ये सैलरी फिक्स कर दी जाती है एक्ट ऑफ पैट्रनशिप में। चौसर वाज अवार्डेड बाय ए गैलन ऑफ वाइन एवरीडे बाय हिज पैट्रन, ठीक है। चौसर को अपनी क्या मिलता था एज ए पैट्रन, मतलब जो उसके पैट्रन थे उसको क्या रिवॉर्ड करते थे, गैलन ऑफ वाइन, ठीक है। यहाँ से क्या होता है समझ गए आप, जो एलिजाबेथन एज होती है वहाँ पे सेटलमेंट होती है, और यूनिफॉर्मिटी आती है पीपल में, जो पैटर्नस जो एक्ट ऑफ पैटर्नशिप है वहाँ पे जो पोइट्स हैं, जो राइटर्स हैं, या फिर कोई आर्ट से रिलेटेड है, वो अपने आप को सिक्योरिटी फील करते हैं। उनको ये लगने लगता है भाई एज ए राइटर, मतलब मेरा कोई, पहले सोचते थे कोई मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं सिर्फ राजा की मनमर्जी पे डिपेंड हूँ, उनको जो अच्छा लगेगा वो मुझे रिवॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन अब क्या होता है, वो ये जो एक्ट पास कर देती है, भाई ये मस्ट है, ये सैलरी इनको देना मस्ट है, वो इसको एज ए अपना जॉब मानने लगते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या होता है, सी पैसिफाइड ऑल रिवोल्ट्स, वो सभी रिवोल्ट्स को शांत कर देती है। क्वीन सी लॉन्च्ड थिएटर्स, वो थिएटर को भी लॉन्च करती है, इनको प्रमोट करती है। डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेडा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पेनिश आर्मेडा क्या है, एक फ्लीट है, ठीक है। जो ये स्पेनिश होते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, जो इनकी जो सी पावर थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, सबसे स्ट्रॉन्ग होती थी, और जो स्पेनिश किंग होता है वो क्वीन एलिजाबेथ से इम्प्रेस होता है और वो उनसे शादी के लिए बोलता है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ मना कर देती है और वो इंग्लैंड पे अटैक कर देते हैं। जो क्वीन एलिजाबेथ होती हैं, बोला जाता है इनका कोई एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोलॉजर था इनके पास, वो इनको बताता रहता है क्या कुछ हो सकता है, और ये मतलब जनता को बताती रहती थी अब ये होगा, क्योंकि हमारा जो एस्ट्रोनॉमी वगैरह में पता चल जाता है ना, लाइक हाई टाइड कब आते हैं, लो टाइड कब होता है, और जैसे बहुत सारे हमने ज्योग्राफी में पढ़े हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बताते हैं। इनकी नॉलेज में कोई पर्सन था, वो इनको गाइड करते रहते हैं, और जो पीपल क्या इनको एक एज ए गोडेस मानने लगते हैं। तो ऐसा ही सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होता है, जो धीरे धीरे सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है स्पेनिश आर्मेडा की डिफीट। यहाँ पे ये जो इनको उसके लिए बुलाती है, अटैक के लिए इन्वाइट करती है, वो डेट फिक्स कर देती है, और उस दिन हाई टाइड होता है। यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, और जो लहरें आती हैं वो इसको स्पेनिश आर्मेडा को बहाकर लेकर चली जाती है।
ठीक है, और ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ इसको गोडेस मानने लगते हैं, और जब गोडेस मानते हैं तो फिर इसकी हर बात को वो एक्सेप्ट करते हैं अच्छे से, और ये अपना काम अच्छे से अपना रोल अच्छे से प्ले कर ली होती है। अब एक जॉन मिल्टन की इंपॉर्टेंट लाइन है, कोटेशंस है, इसको याद कर लेना, ये पेपर में पूछी जाती हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लर्न कर लेना। जॉन मिल्टन ने ये लाइन कहाँ बोली है? एरोफेजिटिका। ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्ट रीड वर्क है, आगे मैं करवाऊंगी इसको, बस इतना याद रख लेना। जॉन मिल्टन ने अपनी एरोफेजिटिका में एक लाइन बोली है, लाइक यहाँ से समझो, आई सी इंग्लैंड एज ए नेशन like a strong man rousing from या after sleep shaking her invincible locks। क्या कह रहा है? मैंने नोटिस किया है कि उस टाइम में इंग्लैंड एक लॉन्ग स्लम्बर से उठता है। स्लम्बर क्या? स्लीप। ही अवेकन फ्रॉम हिज लॉन्ग स्लम्बर एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक्स। और वो अपनी जो इनविंसिबल लॉक्स लाइक ये हथकड़ियाँ पहना देते हैं, जंजीरें, जो जंजीरों को तोड़ रहा है, शेकिंग कर रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? इंग्लैंड एक लॉन्ग स्लम्बर से अवेक हो चुका है, जाग चुका है, एक मतलब डार्कर एज से एक ब्राइटन एज में आ चुका है। ये है, इसको याद कर लेना, जॉन मिल्टन बोलता है ये। ऐसा ही हो रहा है ना, मिडल एज से एक एलिजाबेथन एज में, डार्कर एज से गोल्डन एज में आ रहे हैं पीपल। और क्या रीज़न है बिहाइंड, आपने देख चुके हैं। अभी हम बात करते हैं एलिजाबेथन पोइट्री पे। एलिजाबेथन पोइट्री, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइटर आते हैं हमारे पहले जो पोइट होते हैं, एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ही वॉज, यहाँ पे ना मैं इनका जो वो लिखना भूल गई, जो एडमंड स्पेंसर है, इनका बर्थ डेट और इनकी डेथ डेट यहाँ पे लिख लेना आप, या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूंगी, आप मुझे याद दिलवा देना। ठीक है, ही वॉज ए चाइल्ड ऑफ रेनेसा, पैसिनेट लवर ऑफ ब्यूटी, बिलोंग्स टू ए पुअर लैंकनशायर फैमिली। एक पुअर लैंकनशायर फैमिली से बिलोंग करता है। ही वॉज ए चाइल्ड ऑफ रेनेसा, इसको ऐसा बोला जाता है। अब ये इस पे जो एडमंड स्पेंसर है, इन पे कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है, और आपका होमवर्क क्या है यहाँ पे, जो ये कोटेशंस हैं, लाइक मैंने अभी जो कोटेशन पीछे बोली है उसमें बताया ना, जॉन मिल्टन ने किस वर्क में बोली है ये बातें, यहाँ पे भी आपको ऐसा ही करना है। मैंने सिर्फ कोटेशन और राइटर बताया है, आपको ये देखना है उसने ये लाइन क्यों और कब बोली। अगर उसके वर्क में नहीं बोली तो क्यों बोली। ठीक है, किसी पर्पज से तो बोला होगा, या फिर एक लाइन ही बोल के बंद हो गए थे राइटर, नहीं, किसी पर्पज से बोला है, या तो किसी वर्क में बोला है, या फिर वैसे, उसके बारे में आपको सर्च करना है। ये आपका होमवर्क है। देखिए जॉन मिल्टन क्या बोलते हैं इनके बारे में, एडमंड स्पेंसर के बारे में, आर सेज एंड सीरियस स्पेंसर। ठीक है, जॉन मिल्टन की कोटेशन, आर सेज एंड सीरियस स्पेंसर। थॉमस नैश बोलते हैं इनके बारे में, हेवनली स्पेंसर, इनको हेवनली स्पेंसर कह के बुलाते हैं। चार्ल्स लैम्ब इनको बोलते हैं पोइट्स पोइट, ये करवाया था ना मैंने, चार्ल्स लैम्ब। फादर ऑफ इंग्लिश रेनेसा कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन कौन है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, स्पेंसर डाइड फॉर वांट ऑफ ब्रेड। ठीक है, ये लाइंस दो कोटेशन है, स्पेंसर डाइड फॉर वांट ऑफ ब्रेड एंड स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज। ये राइट नहीं है, इसका राइट का मतलब है WRIT, उसने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, किसी लैंग्वेज में नहीं लिखता था स्पेंसर, ये बोल रहा है बेन जॉनसन। तो इसकी बेन जॉनसन की दो कोटेशन है, चार्ल्स लैम्ब इनको पोइट्स पोइट बोलते हैं, थॉमस नैश इनको हेवनली स्पेंसर, और जॉन मिल्टन आर सेज एंड सीरियस स्पेंसर। इनका वर्क देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सेफर्ड कैलेंडर, पब्लिश इन 1579, इंपॉर्टेंट है, इनके सभी वर्क की पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। इसका जो थीम होती है वो क्या होती है, अनरिक्विटेड लव ऑफ कॉलिन क्लाउड फॉर रोजालिन। ठीक है, जो ये कॉलिन क्लाउड होते हैं ये सेफर्ड हैं यहाँ पे, लाइक पोइट हिमसेल्फ। पोइट कौन है हमारे, एडमंड स्पेंसर। ठीक है, वो अपने आप को बोलते हैं। तो क्या थीम है, अनरिक्विटेड लव ऑफ कॉलिन क्लाउड फॉर रोजालिन। एक मिनट, इट वॉज डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी, इंपॉर्टेंट। इट इज इन डायलॉग फॉर्म, ये डायलॉग फॉर्म में है, बिटवीन सेफर्ड एंड पोइट एज कॉलिन क्लाउड। अभी बताया ना, कॉलिन क्लाउड होते हैं जो एक सेफर्ड होते हैं, उनके बीच में ये डिस्कशन है। कॉइन्ड बाय अलेक्जेंडर बार्कले फॉर द सेफर्ड, अनदर टर्म।
क्या मतलब क्या बात है, ये जो कोलिन क्लाउड है और जो सेफर्ड हैं उनके बीच में ये डिस्कशन हो रहा है। और जो ये कोलिन क्लाउड जो टर्म है इट वाज कॉइन्ड बाय अलेक्जेंडर बार्कले। अलेक्जेंडर बार्कले हमारे इंग्लिश चौसरियन है ना, इन्होंने कोलिन क्लाउड को पहली बार यूज़ किया था। ठीक है, और इन्होंने एक और टर्म यूज़ की है, एक और टर्म इंट्रोड्यूस की है, इकोलोग या बुकोलिक। ये एक ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो है पास्टोरल सॉन्ग। या तो पास्टोरल सॉन्ग बोल लो, बुकोलिक या इकोलोग। ठीक है, 3 चीज़ें निकल के आई, 2 चीज़ें निकल के आई। अलेक्जेंडर बार्कले ने क्या किया है, कोलिन क्लाउड जो टर्म है इसको यूज़ किया है, मतलब इन्होंने इसको क्वाइन किया है, और दूसरी टर्म को इकोलोग को। ठीक है, और यहाँ पे क्या रोल था कोलिन क्लाउड का? कोलिन क्लाउड यहाँ पे डिस्कस, इट इज इन डायलॉग बिटवीन सेफर्ड एंड पोइट, और पोइट अपने आप को यहाँ पे क्या बता रहा है, कोलिन क्लाउड बता रहा है। क्लियर? ठीक है, जो अभी बुकोलिक की बात करते हैं, जो थियोसिस्ट जो सिसिलियन ग्रीक पोइट थे, ही इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम पास्टोरल्स। ठीक है, पास्टोरल सॉन्ग तो अलेक्जेंडर बार्कले ने किया है, लेकिन ओनली पास्टोरल्स वो थियोसिस्ट ने किए हैं, वो सिसिलियन ग्रीक पोइट थे। अभी हम सेफर्ड कैलेंडर पे दोबारा से आते हैं। इट हैज़ 12 सॉन्ग्स संग बाय 12 सेफर्ड्स रिप्रेजेंटिंग 12 मंथ्स। ठीक है, और ये जो बुक है ये 12 बुक्स में ही है। मीन्स क्या कहना चाह रही मैं, देयर आर 12 बुक्स इन इट एंड 12 सॉन्ग्स संग बाय 12 सेफर्ड, और जो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, 12 मंथ को। ठीक है, ये पास्टोरल ट्रेडिशन में लिखी गई है। सेफर्ड्स हैं तो पास्टोरल ट्रेडिशन अपने आप ही होगी, रूरल सेटिंग होगी। इसमें जो हमारे एडमंड स्पेंसर हैं वो बोलते हैं मंथ ऑफ मार्च एंड सेप्टेम्बर आर बेस्ट। किसको प्रेज कर रहे हैं यहाँ पे सेफर्ड कैलेंडर में? मार्च और सेप्टेम्बर को ये बेस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं मार्च और सेप्टेम्बर को? यहाँ पे थोड़ा मार्च में क्या होता है, सर्दी से रिलीफ मिल जाती है, और सितंबर में क्या, गर्मी से रिलीफ मिल जाती है। ये ऑटमन और स्प्रिंग सीजन है, उनके बारे में बता रहा है सब। और फिर जो हमारे नॉर्थरोप फ्राई है ना, उन्होंने भी मंथ के बारे में और सीजन के बारे में बात की है। ठीक है, हमारे सेफर्ड कैलेंडर के बारे में यहाँ से क्या चीज़ें निकल के आई हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है अलेक्जेंडर बार्कले और नॉर्थरोप फ्राई की। इसको एक तरफ करके हम क्या बात करते हैं, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। ये डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी है, और 12 सॉन्ग्स हैं संग बाय 12 सेफर्ड रिप्रेजेंटिंग 12 मंथ। देयर आर 12 बुक्स इन इट। ठीक है, और मंथ और सितंबर एंड मार्च आर बेस्ट। फिर अगेन देखिए वही सेफर्ड कैलेंडर चल रहा है हमारा, वो ये मैं बता चुकी हूँ। देयर आर 12 बुक्स 12 सेफर्ड्स। जो ये 12 सेफर्ड्स होते हैं, इसका स्टोरी क्या होती है, एक एलिसा नाम की गर्ल होती है, सी रिप्रेजेंट क्वीन एलिजाबेथ। ऐसे पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ये जो एडमंड स्पेंसर के जो वर्क्स हैं वहाँ से क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, जो गर्ल एलिसा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो 12 सेफर्ड है उसके लिए काम कर रहे हैं उसके फार्म पे, जो उसका फार्म हाउस क्या दिखाया गया है, वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एलिसा एक फार्म हाउस पे काम करती है। एलिसा कौन है, क्वीन एलिजाबेथ है, और जो फार्म क्या है, इंग्लैंड है, और वहाँ पे 12 सेफर्ड्स काम कर रहे होते हैं। और एलिसा किसकी बेटी है, पेन एंड सिरिक्स की, याद रख लेना इसको। सब्जेक्ट कोई खास नहीं है यहाँ पे, बट ही टॉक्स अबाउट लव, पोइट्री एंड प्यूरिटनिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन इज इंस्पायर्ड बाय अरिस्टोज ऑरलैंडो फ्यूरिसो। कुछ याद आया यहाँ से? अरिस्टोज ऑरलैंडो फ्यूरिसो क्या है ये हमने रेनेसा पीरियड किया था ना, तब उसमें आते हैं। वहाँ पे जो कंसिक्वेंस निकल के आते हैं, क्या अचीवमेंट्स निकल के आती हैं रेनेसा की। इटालियन एक आर्ट में अचीवमेंट होती है और एक लिटरेचर में। लिटरेचर में क्या होती है, एक अरिस्टोस ऑरलैंडो फ्यूरिसो आते हैं। ठीक है, वहाँ पे पढ़ा था हमने। तो फेयरी क्वीन इस पे बेस्ड है, और ये क्या है, इटालियन राइटर है। ठीक है, फेयरी क्वीन बेस्ड ऑन अरिस्टोस ऑरलैंडो फ्यूरिसो, जिसका मतलब है, ऑरलैंडो फ्यूरिसो का मतलब है ऑरलैंडो मैड विद लव। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी फेयरी क्वीन के बारे में बात करें। फेयरी क्वीन इज एन एलेग्री विच इज समटाइम डबल एंड समटाइम ट्रिपल्स। एक एलेग्री है, कई बार ये डबल दिखाई देती है, कई बार ट्रिपल। कैसे दिखाई देती है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसका प्लॉट देख लेते हैं। किंग आर्थर, यहाँ पे किंग आर्थर होते हैं। ही फॉल्स इन लव विद ग्लोरियाना, जो ये हीरोइन है।
सी रिप्रेजेंट्स एलिजाबेथ, ये काफ़ी टाइम पूछा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोरियाना किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्वीन एलिजाबेथ को। अलिसा भी क्वीन एलिजाबेथ को कर रही थी पिछले वाले वर्क में, ठीक है। जो किंग आर्थर है वो ग्लोरिना से प्यार करते हैं और वो ग्लोरिना एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन है क्या यहाँ पे वो है फेयरी है, मतलब लाइक एंजल है, परी है वो, ठीक है। और वो परी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्वीन एलिजाबेथ को। और वो कहाँ पे जाता है इससे मिलने के लिए? फेयरी लैंड में जाता है, वेयर सी इज होल्डिंग 12 डे फेस्टिवल। क्वीन नहीं, जो ग्लोरिना है वो वहाँ पे 12 डे फेस्टिवल को मतलब ऑर्गेनाइज कर रही होती है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे स्टोरी होती है। यहाँ पे करेक्टर क्या होते हैं? 12 करेक्टर्स होते हैं यहाँ पे भी, और वो नाइट्स होते हैं। ये नाइट नहीं है, के लगा लेना इसके सामने। 12 नाइट्स होते हैं फ्रॉम राउंड टेबल किंग। राउंड टेबल होती है ना किंग आर्थर की, उससे 12 करेक्टर्स उठाए गए हैं जो कि 12 क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किंग आर्थर जो हमारे कितने वर्चू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 24 वर्चू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 24, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। किंग आर्थर रिप्रेजेंटिंग 24 प्राइवेट मॉरल वर्च्यूज और क्वालिटी, ठीक है। 12 फ्रॉम राउंड टेबल एंड 12 फ्रॉम किंग आर्थर, ठीक है। 24 क्वालिटीज हैं यहाँ पे। पर्पज ऑफ फेयरी क्वीन, जो इसका पर्पज क्या है? टू फैशन अ जेंटलमैन, और ये और है OR, नोबल पर्सन इन वर्चुअस है ये, वर्चुअल नहीं है, वर्चुअस, VIRTUOUS, एंड जेंटल डिसिप्लिन। इसको ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो खुद मैंने ही देखे हैं। एक तो ग्लोरियाना किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये पर्पज पूछा गया है, ठीक है। हाँ, और ये इसके प्राइवेट मॉरल वर्चूज, किंग आर्थर कितने वर्चू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कितनी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर आर 12 बुक्स इन इट। यहाँ पे फेयरी क्वीन में 12 बुक्स होती हैं। और ये क्या होता है इसके, जो एक बारी जैसे यहाँ पे होता ही है, इसकी वर्क्स जो लॉस्ट हो चुके हैं, शायद ये जल चुकी हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यह हमारे पास सिर्फ 6.5 ही बचती हैं, जो 12 बुक्स में से। फेयरी क्वीन में 12 बुक्स होती हैं और उनमें से 6.5 बुक्स ही हमारे पास हैं आज। जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये मस्ट रीड वर्क है, और जो मैं बता रही हूँ वो बहुत अच्छे से कर लेना, और इसमें से क्वेश्चन ही आता है। सबसे पहले हम करते हैं सब बुक के बारे में, सब्जेक्ट देखते हैं, बुक फर्स्ट का क्या सब्जेक्ट है और क्या कैसे एलिग्री है ये। बुक फर्स्ट में क्या होता है? जो रेड क्रॉस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, रेड क्रॉस होते हैं। ही वॉज रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे यही चल रहा है, एलिग्री है ना, ये एलिग्री है ना, तो यहाँ पे यही पूछते हैं यहाँ से कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड क्रॉस होते हैं यहाँ पे बुक फर्स्ट में, और ही वॉज रिप्रेजेंटिंग होलीनेस, ठीक है। हु प्रोटेक्ट्स ऊना, जो ऊना को प्रोटेक्ट करते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रू रिलीजन को, या फिर प्रोटेस्टेंट चर्च को। बताया था ना मैंने, कई बार यहाँ एलेग्री डबल दिखाई देती है, कई बार ट्रिपल। डबल कैसे है? ऊना ट्रू रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ट्रिपल कैसे होगी? मतलब कई बार प्रोटेस्टेंट चर्च भी लगता है वो। क्यों? क्योंकि इट वॉज अगेंस्ट द एंचेस्टर आर्कीमेंगो हाइपोक्रेसी, जो आर्कीमेंगो हाइपोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा फॉल्सहुड को। ये दोनों जो लास्ट के हैं, ये रोमन कैथोलिक चर्च इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। रेड क्रॉस नाइट ऊना को बचाने आते हैं, मतलब प्रोटेस्टेंट चर्च लगा लो या रिलीजन को बचाते हैं। और किसके अगेंस्ट बचाते हैं? रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट। और उनको कौन रिप्रेजेंट कर रही है? आर्कीमेगो और दूसा, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट तो रेड क्रॉस नाइट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये माइनर है, इनको याद कर लेना। दूसा किसको कर रही है, ऊना किसको कर रही है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट बुक, बुक नंबर 2। बुक 2, इट वॉज अबाउट सर ग्वाइन हु इज रिप्रेजेंटिंग टेम्परेस। सर ग्वाइन के बारे में ये उसको डिस्क्राइब करती है, एडवेंचर ऑफ सर ग्वाइन, द चीफ ऑफ विच आर हिज विजिट टू केव ऑफ मैमन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्रेसिया इन टेम्परेस, हर बावर ऑफ ब्लिस, ठीक है।
वो केम ऑफ मैमोन आते हैं और वहाँ पे जो इसका बार ऑफ ब्लिस है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से याद रखने का, सर ग्वाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेम्परेंस को, ठीक है। बुक थर्ड, ये थर्ड है, इसको ध्यान से, इसको थर्ड कर लेना। इट रिप्रेजेंट द एडवेंचर ऑफ फीमेल नाइट बीटोमार्टिस, सी इज रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटी कैस्टिटी। बुक फोर्थ, ये बुक फोर्थ है। लीजेंड ऑफ किसके बारे में बता रहे, ट्रायमंड एंड कैम्पबेल, और दे आर सिंबलाइजिंग फ्रेंडशिप, दो है ना, ऐसे याद रख लेना, ट्रायमंड एंड कैम्पबेल आर रिप्रेजेंटिंग फ्रेंडशिप। बुक फिफ्थ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें आर्टगेल आते हैं एक करेक्टर, वो जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद रेफरेंस टू वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट और ऑफ एलिजाबेथन राइन सच एज स्पेनिश डिफीट, जो अभी हमने बात की थी, ठीक है। क्या याद रखने का है, आर्टगेल, और आर्टगेल क्या है, जस्टिस। हमारी बुक सिक्स्थ, ये किसके बारे में बात करी है, सी वॉज टॉकिंग अबाउट एडवेंचर ऑफ सर कालीडर, और ही वॉज रिप्रेजेंटिंग कोर्ट से। ये एज इट इज वर्ड आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का याद कर लेना, ठीक है। अब इसकी पब्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्या होता है ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है ना, तो इसका पब्लिकेशन भी मतलब ऐसे हुई है, अलग अलग टाइम पे हुई है। जो पहली तीन है 1519 में पब्लिश हुई हैं, जो सेकंड थर्ड है मतलब तीन यहाँ हो गई, फिर उससे तीन अगली 4 5 6 वो 1596 में हुई, पहली दूसरी और तीसरी यहाँ पे हुई 1590 में, और फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स 1596 में। और जो सिक्स्थ हैंड हाफ है ना, मतलब जो सिक्स्थ हैंड हाफ है वो इट वॉज पब्लिश इन 1609, ठीक है। ये पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ ना अपने लेक्चर में आज, एडमंड स्पेंसर से रिलेटेड जितना कुछ भी लिखा है वो मस्ट रीड है, उसको भूल के पेपर में मत जाना, इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते भूलना। हीरो ऑफ द फेयरी क्वीन इज किंग आर्थर, कौन हीरो है, किंग आर्थर है। जो वाल्टर, यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो वाल्टर रेलिग है ना वो स्पेंसर को क्वीन एलिजाबेथ से मिलवाते हैं, ठीक है। और फिर ये बाद में डिप्लोमेट बन जाते हैं, वहाँ पे गवर्नर बन जाते हैं आयरलैंड के। नेक्स्ट वर्क देखते हैं, यहाँ पे दो वर्क हैं, इपिथैल्मियन एंड प्रोथैल्मियन, ठीक है। इपिथैल्मियन क्या है, ये दोनों वेडिंग सॉन्ग है। इपिथैल्मियन में स्पेंसर खुद की मैरिज को सेलिब्रेट कर रहा है। स्पेंसर सेलिब्रेटेड हिज ओन मैरिज विद एलिजाबेथ बॉयल, ये क्वीन एलिजाबेथ नहीं है, एलिजाबेथ बॉयल है जो इसकी वाइफ होती है, अपनी मैरिज को सेलिब्रेट कर रहा है। प्रोथैल्मियन में 1595 में, टाइम पीरियड सबका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये 2 डॉटर्स ऑफ अर्ल ऑफ वॉरचेस्टर, उनकी बेटियों की शादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कोलरिज जो एस टी कोलरिज हैं हमारे रोमांटिक पीरियड से, वो इस वर्क को क्या, उसके वर्क के बारे में क्या बोलते हैं, इट वॉज ए स्वाइन लाइक मोमेंट, एज इट इज, याद करना है इसको, ठीक है। फिर हमारे जो जॉन्डन होते हैं उनके बारे में बताया गया, वो सबसे बेस्ट प्रोथैल्मियन लिखा है उन्होंने, सबसे बेस्ट प्रोथैल्मियन मीन्स ब्राइडल सॉन्ग। और एक कोटेशन आती है प्रोथैल्मियन में, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई फिनिश माई सॉन्ग। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ यही कोटेशन थोड़ा सा एक्सचेंज करके जो हमारे विलियम शेक्सपियर होते हैं वो यूज़ करते हैं, और ये पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। हम शेक्सपियर पे लगा देते हैं, लेकिन स्लाइड सा डिफरेंस है, मैं शेक्सपियर पे जाऊंगी तब कंपैरिजन करके बताऊंगी आपको क्या डिफरेंस है। तो प्रोथैल्मियन से है ये लाइन, सबसे पहली बात तो किसकी है, स्वीट थेम्स वाली, एडमंड स्पेंसर की है, और किस वर्क से है, प्रोथैल्मियन से है। एपिथैल्मियन में स्पेंसर खुद की मैरिज सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रोथैल्मियन में अर्ल ऑफ वॉरचेस्टर्स डॉटर। हमारा नेक्स्ट वर्क है एमोरिटी, इट वॉज ए कलेक्शन ऑफ सोनेट्स, इट वॉज ए कलेक्शन ऑफ 89 लव सोनेट्स, ठीक है। ये कलेक्शन टाइम पीरियड याद रखना इसका 1595। इट इज डेडिकेटेड टू हिज बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयल, जो इसकी वाइफ होती है उसको डेडिकेटेड है। इट इज रिटन इन स्पेंसरियन स्टेंजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने वो पढ़ा था ना चौसर एज में, राइम रॉयल, ठीक है। राइम रॉयल में क्या था, राइम रॉयल में क्या था, राइम रॉयल में था 7 लाइन स्टेंजा होता है ना, यहाँ पे स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है, ये 9 लाइन स्टेंजा होता है।
राइम रोयल की राइम स्कीम क्या होती है? स्पेस ही नहीं बचता यहाँ पे लिख देती हूँ। राइम रोयल यहाँ पे राइम रोयल याद रख लेना, मैं राइम रोयल की बात कर रही हूँ। जो 7 लाइन स्टैंजा राइम रोयल है उसकी राइम स्कीम क्या होती है? ए बी बी सी, कितनी हुई? 2 4 6 और सी, ये होती है राइम स्कीम। ए बी बी सी राइम रोयल की राइम स्कीम है। स्पेंसरियन स्टेंजा ने क्या 9 लाइन यूज की है ना, उसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी सी, ये रही। ठीक है, और जो ये लास्ट लाइन है ना सी वाली, इसको अलेक्जेंड्रियन बोला गया लाइन को। इट इज इन 6 आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, ये ना आपको मुझे करवाने हैं, अलग से वीडियो डालूंगी मैं आपकी। ठीक है, अलग से मैं अच्छे से करवाऊंगी, बस आप यहीं पे यही याद रख लो इसको। आयम्बिक पेंटामीटर ये क्या होते हैं, इसको बस यहाँ पे याद रखना है। आपको राइम स्कीम का पता है, बस 7 लाइन स्टैंजा है ये, राइम रोयल वाला 7 लाइन स्टैंजा है, स्पेंसर का 9 लाइन स्टैंजा है, और राइम स्कीम याद रख लेना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है, जो स्पेंसरियन स्टैंजा में जो लास्ट लाइन होती है ना, जो 9th लाइन है, उसको अलेक्जेंड्रियन लाइन बोला गया है। आगे मत समझो यहाँ से, मैं फिर कभी करवाती हूँ इसको, इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ से हो गया सब कुछ। अभी नेक्स्ट आता है हमारा एस्ट्रोफेल, पब्लिश इन 1595, डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी। जो राइटर हम अभी नेक्स्ट करेंगे ना, उनको डेडिकेटेड है ये एक एलिजी है। ठीक है, एस्ट्रोफेल क्या है? एक एलिजी और पास्टोरल एलिजी है ये। ठीक है, और ये इट वाज इंस्पायर्ड बाय एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। फिलिप सिडनी का वर्क है, 1591 में पब्लिश हुआ था, उससे ही इंस्पायर होके जो हमारे एडमंड स्पेंसर इस वर्क को लिखते हैं। नेक्स्ट वर्क है हमारा कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन, 1595। कॉलिन क्लाउड कम होम, टाइटल से क्या समझ आ रहा है? कॉलिन क्लाउड क्या होता है? शेफर्ड होता है ना, तो पोइट यहाँ पे अपने लिए यूज कर रहा है। कॉलिन क्लाउड इज हियर एडमंड स्पेंसर, तो एडमंड स्पेंसर अपने बारे में बता रहा है। एडमंड स्पेंसर कम होम अगेन, होम कहाँ? इंग्लैंड में। एडमंड स्पेंसर कम होम अगेन फ्रॉम आयरलैंड, वो आयरलैंड रहता था ना एज ए गवर्नर, तो वो इसके बारे में बताता है कैसे मैं वापस आया हूँ। और वाल्टर रेलिक वाला बात मैं बता ही चुकी हूँ, वो उनसे मिलाते हैं इनको क्वीन एलिजाबेथ से। एक इनका प्रोज वर्क है द विजन ऑफ स्टेट ऑफ आयरलैंड, एक पैम्फलेट फॉर्म में है, यही याद रखना और कुछ नहीं है। ठीक है, कॉलिन क्लाउड कम्स होम अगेन, कॉलिन क्लाउड कौन है यहाँ पे और कहाँ से आ रहे हैं? होम अगेन क्या सिग्निफिकेंस है टाइटल का, याद रख लेना। और ये पैम्पलेट फॉर्म में कौन सा है? द विजन ऑफ स्टेट ऑफ आयरलैंड। कुछ लिरिक्स हैं जो हमारे राइटर हैं, उनकी लिरिक्स हैं, लिरिक्स इन पेसिमिस्टिक टोन। पेसिमिस्टिक मीन्स सैड टोन में कुछ लिरिक्स लिखी हैं, वो हैं 2। टीयर्स ऑफ म्यूज, ठीक है, टीयर्स ऑफ म्यूज एक पेसिमिस्टिक टोन में है, और इसमें क्या होता है? इट इज इन सैड स्टेट ऑफ म्यूज हु हैज़ नो पैटर्न इन दिस बारबेरिक एज। ठीक है, दूसरी पोइम हमारी मदर हम्बर्ड्स टेल, इट इज ए सैटायर ऑन कोर्ट, ये कोर्ट पे सैटायर है, क्लर्जी पे है। और लॉर्ड बर्लिक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूछा जाता है। मदर हम्बर्ड किस पे अटैक करते हैं यहाँ पे? कोर्ट, क्लर्जी और लॉर्ड बर्लिक पे। ये दोनों क्या थी? ये दोनों थी सिर्फ पेसिमिस्टिक टोन में लिरिक्स। दूसरा हमारा एक वर्क है डेफेनिडा। ठीक है, इट इज एन एलिजी ऑन डगलस होवार्ड, एलिजी है। 2 एलिजी लिखी हैं, एक एस्ट्रोफेल और दूसरी डेफेनिडा, इट इज ऑन डगलस होवार्ड। और हमारा लास्ट वर्क है जो 4 हेम्स इन ऑनर ऑफ लव एंड ब्यूटी। ठीक है, 4 हेम्स, 2 हेम्स अर्थली लव पे होते हैं, और जो लास्ट 2 होते हैं वो हेवनली हिम्स होते हैं। ये हिम्स के बारे में, ये हिम्स क्या होते हैं? भजन टाइप से। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, हमारी क्या समरी निकल के आती है? हमने क्या क्या डिस्कस किया है? हमने देखा है एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज भी बोला गया है, और क्या रीजन थे इसको गोल्डन एज क्यों बोला गया है। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आती है, वो बेस तैयार करती है। एक्ट ऑफ बुक ऑफ कॉमन प्रेयर आल्सो प्रिपेयर ए बैकग्राउंड फॉर गोल्डन एज। एंड देन कम्स एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन 1559
टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट, डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेडा 1588 टाइम इम्पोर्टेंट। फिर हमने अपने राइटर के बारे में डिस्कस किया, एडमंड स्पेंसर, उनके दो क्या सभी वर्क इम्पोर्टेंट हैं। सेफर्ड कैलेंडर पब्लिश इन 1579। दूसरा वर्क था फेयरी क्वीन। और कौन से वर्क हैं, एपिथेल्मियन है, प्रोथेल्मियन है, एमोरिटी है। एमोरिटी क्या थी, एक कलेक्शन ऑफ सोनेट्स। और हमारा एस्ट्रोफेल थी एलिजी ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी। और कॉलिन क्लाउड कम्स होम अगेन, एंड देन ए विजन ऑफ स्टेट ऑफ आयरलैंड। दो पेसिमिस्टिक लिरिक्स थी, टेल्स ऑफ म्यूसिस एंड मदर हम्बर्ड्स टेल। एक एलिजी होती है, दूसरे वाली एलिजी डेफेनिडा। और 4 हेम्स ऑफ लव एंड ब्यूटी, जिसमें 2 अर्थली हेम्स होते हैं, 2 हेवनली हेम्स होते हैं। ठीक है, आप ये पॉइंट्स भी याद कर लेना। और आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।